करेक्ट, जी साइन थीटा। तो इस पूरे सिस्टम का इस तरफ एक्सीलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। अब देखो, अब आप ब्लॉक का एफपीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को एफपीडी बनाते हैं। तो स्मॉल एम जी नीचे, नॉर्मल बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, और क्योंकि ये खुद एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसके रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स लगेगा, तो वो इस तरफ लगेगा, स्मॉल एम जी साइन थीटा, और एंगल ये 37 है, यानी ये एंगल थीटा है। अब इसका देखो एक कंपोनेंट इधर खिसकाना चाह रहा है इसको, तो इसलिए इधर खिसकने से उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, अब आप कंपोनेंट्स लीजिए। जब आप कंपोनेंट्स लेंगे, नॉर्मल ऊपर mg sin थीटा का sin थीटा यानी mg sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर, और mg sin थीटा का cos थीटा इधर आएगा। नीचे mg, ये फ्रिक्शन, ये वो आपका fbd ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। फिर क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस है, आपको तो सवाल में बोला है स्मॉल m रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, यानी ये बैलेंस, ये बैलेंस, तो नॉर्मल देखो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्लस mg sin स्क्वायर इक्वल टू mg, तो नॉर्मल आ जाएगा mg 1 माइनस sin स्क्वायर, और फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin cos, और फ्रिक्शन की जगह म्यू एन रख दीजिए क्योंकि मिनिमम कोएफिशिएंट पूछ रहा है, कम से कम फ्रिक्शन कितना हो कि बचा सके, तो यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दीजिए, म्यू इनटू नॉर्मल इक्वल टू, फ्रिक्शन की जगह रख दिया म्यू एन mg sin cos, तो म्यू आ रहा है बच्चों, mg mg कट गया, sin cos अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर, और 1 माइनस sin स्क्वायर शायद cos स्क्वायर हो जाएगा, तो sin cos अपॉन cos स्क्वायर 10 आ रहा है क्या म्यू? tan थीटा यानी 3/4 सॉरी 3/4, समझ गए? पक्का समझ गए? यस सर। इसने पूछा, वेरी गुड, थैंक यू। आ जाओ, हटा देता हूं मैं। अब देखो सेवेंथ पूछ रहे हैं S1 का सेवेंथ, तो सेवेंथ में क्या करना है बेटा, क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस सिर्फ यहाँ का टेंशन नापेगा, बस खत्म। आपको यहाँ का टेंशन निकालना था, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, 10 5 एक्सीलरेशन आएगा, 2 टेंशन आ गया 24। तो ये है मेजरमेंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यस सर। ठीक है, 24 न्यूटन, तो रीडिंग कितनी देगा स्प्रिंग बैलेंस, 2.4 kg। सर वो डाउट इसमें आ रहा था कि मतलब 2T ले या T ले, क्या मतलब 2T आएगा मतलब टेंशन 24 रहेगा या 48, तो उसमें डाउट आ रहा था। नहीं नहीं 2T क्यों रहेगा, एक ही रस्सी है ना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग है दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे ना।
इधर से तो स्प्रिंग मासलेस है ना बेटा, मासलेस स्प्रिंग में पूरी स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा। हाँ रस्सी भी मासलेस है, पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। हाँ। और स्प्रिंग इसी का पार्ट है, तो पूरा टेंशन सेम ही तो है। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था कि अच्छा बताओ वेदांत, अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से 10 न्यूटन फोर्स से खींचो तो रस्सी में टेंशन कितना होगा? 10 ही होगा। हाँ 10 ही होगा, करेक्ट। आ जाओ 16 करते हैं। 16 चलो अभी मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम करेंगे तब करेंगे। अब हमारे O1 पे, O1 14, O1 का 14। अरे ए की वेलोसिटी दिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल है, मूविंग अवे यानी इधर जा रहा है v स्पीड से, और एक्सेलरेशन है ए। क्या करना है इसमें? चारों ऑप्शन निकाल दें? नहीं, चारों में से कौन टिक करना चाहिए? ये ऑप्शन ऊपर ही लिख दिया गलती से इन्होंने। आई देखो, ये पूरी एक ही रस्सी है, तो ये टेंशन, तो इसकी स्पीड है मान लो वीबी, तो इस पे टेंशन का वर्धन होगा टीवीबी, और ये देखो टी टी, तो इधर 2t टी टी 2t, तो इस पे 4 टेंशन लग रहे हैं। तो ए पे वेलोसिटी इधर है, 4 टेंशन इधर है, तो वर्धन होगा -4tv इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ टी आ जाएगी 4v। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नहीं, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है, ओके। तो ऐसे ही ए की वेलोसिटी इधर है v, एक्सीलरेशन इधर है a, और कोई थीटा नहीं है तो सेम रिलेशन एक्सीलरेशन का भी होगा। b की वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर 4v, b का एक्सीलरेशन आ जाएगा 4। अब ऑप्शंस में बेटा आपको विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है, तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू ए बी की वेलोसिटी देखोगे, ठीक है, बी की वेलोसिटी देखोगे जब आप, तो 4v ऊपर है, और ए की वेलोसिटी को उल्टी करके इसमें जोड़ दो v इधर, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी √17v √x²+y²। और उसी तरीके से नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा √17a। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हुआ। समझे बच्चों? O1 का 14, क्लियर? भाव्यांश यस सर, आ गया। वेरी गुड, शाबाश। किसी को कोई डाउट है ना, मेरे से डिस्कस करना आप, ठीक है? 27, ठीक है, 27, 28, 29 कॉम्प्रिहेंशन है। आज हम सिद्धांत बताओ, इस पे क्या डाउट आ रहा है? मतलब इक्वेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। हाँ चलो, मेरे साथ तुम बनाते जाना, ठीक है इक्वेशन। द ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है? तो इसके एफबीडी में 20 नीचे, टेंशन ऊपर, तो इक्विलिब्रियम है, तो बताओ टेंशन आ गया 20। इसके एफबीडी में एक टेंशन इधर है, और ये स्प्रिंग फोर्स। तो जब भी कोई रस्सी स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है, तो रस्सी भी मासलेस है, स्प्रिंग भी मासलेस है, तो इस पूरी यहां से यहां टेंशन सेम होगा।
तो स्प्रिंग फोर्स ही आएगा यहाँ पे, तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो kx इक्वल टू 20k दिया है क्या, 200 दिया है, तो x आ गया 1/10 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, 27 आ गया सिद्धांत। हाँ सर, ये तो आ गया था सर, वो बी वाले पार्ट में होता है सर, इंक्रीजिंग वाला जो है सर। Now A is pulled downwards by force gradually, देखो उसमें ग्रेजुअल दे दिया है, ठीक है, सडनली नहीं दिया है। अगर इसको सडनली खींच देते, ठीक है, तो फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती छोड़ने के बाद। अभी ग्रेजुअली किया है, न्यू इलोंगेशन, तो वापस से अब आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ठीक है, कितना था पॉइंट सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या किया है, 20 और बढ़ा दिया, तो 20 तो उसका mg था ही, 20 और बढ़ा दिया बेटा, तो नया टेंशन कितना हो गया 40, तो नया स्प्रिंग फोर्स भी हो गया 40 और 200x इक्वल टू 40, x आ गया 20 सेंटीमीटर, पहले x था 10 सेंटीमीटर, न्यू इलोंगेशन 20 सेंटीमीटर आ गया। बताओ सिद्धांत, क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद वाला, नाउ द फोर्स ऑन ए इज सडनली रिमूव, ठीक है, अचानक से इसको गायब कर दिया 20 को, ठीक है, अचानक से गायब कर दिया 20 को। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो अब कैसे करोगे बेटा, ये गायब कर देने से स्प्रिंग के फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 8 kg में 40 इधर लग रहा है, टेंशन बदल जाएगा तुरंत, टेंशन ऑफ 40 नहीं, टेंशन तुरंत बदल जाएगा T, इसका एक्सीलरेशन इधर मान लेते हैं, ये 2 kg पे 20 नीचे, नया टेंशन और एक्सीलरेशन ऊपर मान लेते हैं, एक ही रस्सी से कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, तो इक्वेशन 40 माइनस टी इक्वल टू 8 है, इसकी इक्वेशन टेंशन माइनस 20 इक्वल टू 2 है, ऐड कर दो 20 इक्वल टू 10 ए, एक्सीलरेशन आ गया 2, यहाँ रख दो 4, टेंशन आ जाएगा 24, एक्सीलरेशन ऑफ बी आ जाएगा 2, 29 आया बेटा? यस सर। है ना? कोई डाउट है तो पूछो इसमें किसी को भी। शाबाश, चलो आगे चल रहे बच्चों, वेरी गुड। सर सर हाँ पूछो पूछो। सर अगर इसमें सर जो 28 वाले में अगर सडनली नीचे की तरफ 20 न्यूटन से खींचते तो एक्सेलरेशन लग जाता 20 न्यूटन की तरफ नीचे की तरफ। बिल्कुल सही बोला बेटा एकदम, तो उसमें ना मैक्सिमम इलोंगेशन वाला खींचते, मतलब देखो ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। Yes, sir. अच्छा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती है आपको, देखो अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है, अचानक से इसको 20 न्यूटन लगा दिया फोर्स, तो ये एक्सेलरेट होगा, यस सर। स्पीड हासिल कर लेंगे, तो जहां पे मीन पोजीशन थी वहां रुकेगा नहीं और नीचे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसकी स्पीड 0 होगी, उस केस में मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग बात करते हैं, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। यस सर। ठीक है, तो चलो ये होमवर्क दे दूं, मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, तो होमवर्क दे रहे बच्चों ये सवाल, ये 200 न्यूटन मीटर है और स्प्रिंग में ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है। बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग अच्छे से लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग का ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन है,
सवाल लिख लो बच्चों कि इसमें एक सडनली एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगा है 20 न्यूटन का, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। सडन या फिर आप बोल दो कि 20 न्यूटन सडनली लगा है, तो 20 न्यूटन सडनली लगाने से फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक विल स्टॉप। ठीक है बच्चों, लिख लिया सवाल। तो इसके mg का वर्क डन होगा और इस पे 20 न्यूटन का एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, एक्स्ट्रा फोर्स का। 8 kg पे टेंशन का तो वर्क डन सिस्टम पे 0 हो जाएगा, 8 kg पे नॉर्मल का 0, 8 kg का mg का 0। इसके mg के वर्क डन और इसका एक्स्ट्रा फोर्स का वर्क डन और स्प्रिंग का वर्क डन। अब ध्यान रखिएगा स्प्रिंग पहले से खींची हुई थी, तो स्प्रिंग का वर्क डन हाफ kx² नहीं होगा। स्प्रिंग का वर्क डन आप ऐसे निकालिएगा फिर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। होमवर्क भी घर से करिएगा। आ जाओ H2 डिस्कस कर रहे हैं। H2 का अच्छा क्वेश्चन बैंक में H2, एक मिनट। आ जाओ H2 क्वेश्चन नंबर 1। और इनके बीच की गैप है 5 मीटर, ये गिवन, ठीक। एक्सीलरेशन ऑफ m1 ये है with respect to rho is 1.2, acceleration of m2 with respect to rho is 2, ठीक। इसका 40 kg है मास, इसका 60 kg है मास, ठीक है। चल किसका डाउट था ये? सर मेरा था। हाँ वेरी गुड निकुंज, आ जाओ, मेरे को ना एफबीडी बनवाओ और मेरे को इक्वेशन बनवाते जाना। आओ, ठीक है। और भी बच्चों का डाउट हो सकता है इसमें, तो अपन सारे पहले उसके क्लियर करेंगे। M1 का एफबीडी बनाओ, तो mg नीचे टेंशन ऊपर। M2 का एफबीडी बनाए तो 600 नीचे टेंशन ऊपर। अब क्या पहली चीज, पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा? हाँ सर। सर हाँ, क्योंकि अभी यहां से देखें तो ये पूरी रस्सी एकदम सेम यस सर। है ना, कोई कोई का फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो टेंशन सेम होगा T, ठीक है। अब दोनों का एक्सीलरेशन ऊपर है, यस सर। ठीक है। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है बच्चों लोग, ये एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू रोप है, हाँ सर। ठीक है। अब क्या करूं मैं, कैसे अप्रोच करनी चाहिए बताओ? सर रोप का मूवमेंट मतलब मास दिया हुआ है तो 60 की तरफ नीचे जाता हुआ होगा। 60 नहीं। kg। एक्सेलरेशन मान सर रोप का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ये हाँ सर। हाँ, और फिर बिल्कुल with ये respect to ground। approach, बिल्कुल है ना। अच्छा देखो निकुंज, ये भी गलत बोला तुमने कि इसका मास ज्यादा है तो रोप इधर से नीचे जाएगी, नहीं। इंसान है, जिंदा है, हाँ इनके सर। पास हाथ है, हाँ तो सर। ये जिस तरफ से टेंशन ज्यादा लगाएगा, जो आदमी जो हाँ। ज्यादा टेंशन से खींचेगा हाँ सर। वहां से नीचे जाएगा, ठीक है। सही, चलो तो ये अच्छी अप्रोच है। रोप का एक्सीलरेशन मान लो, तो रोप का एक्सीलरेशन मान लेते हैं AP AR मान लेते हैं। किधर माने रोप का एक्सीलरेशन? इधर से नीचे वालों, नीचे भी मान लो सर। सर किसी भी साइड मान सकते हैं। ठीक। तो रोप का एक्सीलरेशन मान लेते हैं, इस तरफ से नीचे जा रही है, इस तरफ से ऊपर जा रही है,
ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन रोप के रिस्पेक्ट में 2 है, तो बताओ man 2 with respect to rope equal to acceleration man 2 minus acceleration rope, तो acceleration of man 2 हो जाएगा acceleration of rope plus acceleration of man 2 with respect to rope। ये वाली टर्म जो है ये 2 j कैप है और ये है माइनस ए आर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ मैन 2 हो गया 2 माइनस ए आर, तो इसका एक्सेलरेशन है 2 माइनस ए आर। और मैन 1 का क्या बोलोगे, इसी प्रकार से मैन 1 का एक्सेलरेशन इक्वल टू मैन 1 विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ रोप, अगर यहाँ से रोप नीचे जा रही है तो यहाँ से रोप ऊपर जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये है प्लस ए आर जे कैप में और ये 1.2, तो इसका एक्सीलरेशन आप लिखोगे 1.2 प्लस ए आर। बताओ ये समझ में आया क्या, इसके बाद सवाल खत्म हो चुका है। यस सर। सर तो इसमें ए आर तो हम किसी भी मतलब डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर आपने उल्टा माना होगा तो आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर। सर इसकी जगह हम लोग मतलब ऐसे मान सकते हैं कि रस्सी खुद मूविंग है तो रस्सी का एक्सेलरेशन मान के सूडो फोर्स नीचे लगा दें। विद रिस्पेक्ट टू ऐसा रस्सी करते हैं? करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हाँ। रस्सी के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो सूडो फोर्स लगाओगे, लेकिन सुनो यहाँ पे देखोगे तो रस्सी नीचे जा रही है तो इस पे सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, यहाँ पे देखोगे तो रस्सी ऊपर जा रही है तो इस पे सूडो फोर्स नीचे लगेगा। यस सर। है ना, क्योंकि इसकी इसकी जो रिलेटिव टू रस्सी है तो इसकी रस्सी ऊपर जा रही है इससे कनेक्टेड, और इसके साथ जो रस्सी है वो नीचे जा रही है, तो वो भी फैक्टर में देखना पड़ेगा एक बार। आई अब इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टेंशन माइनस 600 इक्वल टू 60 इंटू 2 माइनस ए आर, टेंशन माइनस 400 इक्वल टू 40 इंटू 2 माइनस 2 40 इंटू 1.2 प्लस ए। इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों, ए आर और टेंशन निकाल के दो मेरे को, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को तो टेंशन हट जाएगा। सर ए आर 2.72 और टेंशन 556.8। पॉजिटिव ही आ रहा है, हाँ सर। ठीक, ये सही लिखा है देखो। 556.8। सर 0.8। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया पहला पार्ट।
अब देखो बच्चों, आपसे ये पूछा है कि ये इसके लेवल तक कब पहुंच जाए। तो जब बच्चा लोग इन दोनों के डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपको मैन टू मैन रिलेटिव देखना है ना। अब हमको मैन का दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन मिल चुका है, तो इस मैन का इसको देखो रिलेटिव, तो आपको फाइनली मिलेगा। आ जाओ। सर लेकिन इस वाले उसके लिए अपने को ग्राउंड से भी देखना पड़ता था, अगर अलग अलग देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोप में भी माइनस करते हैं तो आंसर आना चाहिए था विद ना। रिस्पेक्ट टू रोप भी देख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू रोप भी देख सकते हो। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो सेम ही आना चाहिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या है 1.2 प्लस 2.72 यानी ये कितना हो गया 3.92। मैन 1 मैन 2 कितना था 2 माइनस ए यानी 2 माइनस 2.72, तो ये कितना हो रहा है, ये तो नीचे आ रहा है एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस 0.72 यानी 0.72 से ये नीचे आ रहा है और इनके बीच का गैप है 5। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन बताइए जरा। इसका एक्सीलरेशन है ऊपर, इसका एक्सीलरेशन नीचे, ऐड हो जाएगा। फोर 4.64 रिलेटिव एक्सीलरेशन है, रिलेटिव स्पीड इनिशियल 0 है और रिलेटिव डिस्टेंस जो आपको कवर करवाना है वो है 5 मीटर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करने के बाद आपको ये मिलेगा। सॉल्व कीजिए इसको। सर तो अगर टाइम विद रिस्पेक्ट कितना टू है रोप से करना होता तो कैसे करते हैं? 10 अपॉन 4.64। देखते हैं, पहले आंसर तो निकालो। क्या है इससे आंसर? सर 10√10/22। 10√10/22। नहीं, अरे सर वो 4.64 है, 4.84 नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो गलत देख लिया। देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं की है मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में। सर 5√5/58। 5√5/58। सर 58 भी रूट में ही है। ओके भाई, तो आंसर मैच कर रहा है क्या अपना इससे? सर 1.46 है। कर रहा है सर मैच। 1.46 आंसर यही दिया है क्या? हाँ 1.47 दिया है। अच्छा ठीक है फिर तो, हाँ वो तो ठीक है चले। 1.47 सही मैच कर रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख के आप कर लीजिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि मैन को मैन के रिस्पेक्ट में देखना है, इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस देखना है। ठीक है चलो। अब संदीप तुम बोल रहे हो कि क्या करना है रोप के रिस्पेक्ट में,
तो बेटा संदीप देखो, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप है, एक्सीलरेशन ऑफ मैन टू विथ रिस्पेक्ट टू रोप है, तुमको फाइनली ये लेके आना है। तो इनकी इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा ना कि रोप का एक्सीलरेशन दोनों तरफ अलग अलग है, ठीक है, तो वो भी फैक्टर में लेना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करें, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही है। 5 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया था संदीप, यस सर। है ना। रोप के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना ज्यादा बेहतर। आइए फिर मतलब रोप के रिस्पेक्ट में जाके तुम मैन को वेन टू के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये वैसा हो गया, एक के रिस्पेक्ट में फिर से वापस रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर रिलेटिव, ये वैसा हो गया ना इंसेप्शन मूवी जैसा, ड्रीम के अंदर ड्रीम। आ जाओ, ठीक है। तो खैर डिस्टेंस 5 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना ज्यादा अच्छा। फिर आ जाते थर्ड, थर्ड पे क्या है, इसका नीचे जाना वो दिया है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग दिया है, ठीक है चलो, तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये डब्बा किधर मानोगे इस डब्बे को जाता हुआ बताओ? सर नीचे। नीचे, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन मान रहे ए। तो यहाँ पे खास बात क्या है, डब्बा डायरेक्ट कनेक्टेड है रस्सी से। पिछली बार तो इंसान का हाथ पैर पे चढ़ जाता है रस्सी को, रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है, तो रस्सी और इंसान का सेम नहीं होता है। डब्बा रस्सी पे कनेक्टेड है, तो डब्बे के कारण जितना डब्बा का एक्सीलरेशन होगा उतना ही रस्सी का एक्सीलरेशन। तो Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे इसके साथ जो रस्सी कनेक्टेड है उस रस्सी का एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ ए। यस तो सर। यहाँ से रस्सी नीचे जा रही है तो ये रस्सी ऊपर जा रही है, करेक्ट। यस सर। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रोप, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप, ठीक है। तो ये क्या दिया आपको, -5 जे कैप इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा प्लस ए जे कैप। तो फाइनली एक्सीलरेशन ऑफ बी आ रहा है a -5 प्लस जे कैप, या फिर अगर माइनस में बोलोगे आप तो आप बोलोगे 5 माइनस ए से वो नीचे जा रहा है और रस्सी ये ए से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसका एफपीडी बनाए तो mg नीचे 10। अच्छा इस पे कोई तो फोर्स होगा ना ऊपर सर जो नहीं इसको होगा रोक रहा होगा, ताकि ये कौन सा सर। फोर्स होगा ऊपर? सर तो उसमें And- दिया फ्रिक्शन, तो सर तो वो तो फ्री टू मूव है ना कौन फ्री टू मूव है? सर, स्लीव तो फ्री टू मूव है ना, क्योंकि फ्रिक्शन मेंशन ही नहीं करा है कहीं क्वेश्चन में। यस सर। नहीं नहीं सर वो टेंशन तो NS लगेगा ही ऊपर है। सर टेंशन लगेगा ना। सर लेकिन वो वो स्लीव है सर, वो टेंशन ही फ्रिक्शन है, वो अच्छा टेंशन ही फ्रिक्शन। सुनो देखो, अगर बेटा आपको एक्सीलरेशन दे देता जी यस तो सर। फ्री फॉल करता, तब आप मानते कि फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसने जी नहीं दिया है, उसने बोला है रोप के रिस्पेक्ट में, यानी 5 माइनस ए से नीचे जा रहा है, यानी Yes. फ्री फॉल नहीं कर रहा है। तो जब फ्री फॉल नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो यस इस सर। पे फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, और जो फ्रिक्शन ये रस्सी पे लगा रहा है वही रस्सी का टेंशन है, तो बेसिकली ये टेंशन ऊपर लगेगा, यस है ना। सार्थक बेटा अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता ना तो इस पे टेंशन नहीं लगता।
ये फ्रिक्शन है इनके बीच का, वही टेंशन है, वही टेंशन डेवलप कर रहा है रस्सी में। आइए फिर इक्वेशन 10 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसकी इक्वेशन 20 माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को टेंशन बताओ जरा और एक्सीलरेशन बताओ, जल्दी बताओ। सर उस पे अपोजिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन वो टेंशन है, ये कैसे होएगा? फ्रिक्शन है वो। देखो ये रिंग है, यहाँ स्लीव है, इसके बीच में से रस्सी है, तो ये रस्सी कैसे घिस रहा है, ठीक है, तो वो घिसने के कारण इनके बीच का जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो इस पे ऊपर लगेगा, और जो रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा, रस्सी एक्शन रिएक्शन से उस पे मतलब रस्सी पे भी लगेगा ना वो, तो वो रस्सी पे जो लगेगा, रस्सी उससे खिंचाएगी, वही रस्सी का टेंशन आ जाएगा। ठीक तो है, ऐसे केस में जो स्लीव और रस्सी के बीच का फ्रिक्शन है वही रस्सी का टेंशन ठीक है ना। शाबाश। आइए सॉल्व करिए बेटा दोनों इक्वेशंस को, मेरे को एक्सीलरेशन और टेंशन बताओ। सर टेंशन तो 10 न्यूटन आ रहा है, एक्सेलरेशन 5 आ रहा है। ओके, हो गया फिर सवाल ना, यही पूछा है बस। एक्सीलरेशन ऑफ, अरे एक्सीलरेशन ऑफ स्लीव 0 हो गया। यस सर। 0 हो गया, तो स्लीव वहीं पे रुका हुआ है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन 5 नीचे, टेंशन है। वेरी गुड, आंसर देखो मैच कर लेना है ना। सर इस क्वेश्चन में हाँ। मुझे ये पूछनी थी कि सर दूसरी साइड जो है स्लीव वाली साइड, उसकी साइड हमें ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है कि नीचे ब्लॉक है या कुछ फोर्स लग रहा है या नहीं। सर तो ऐसा पॉसिबल है कि स्ट्रिंग इसी मतलब स्लीव वाली साइड ही नीचे मूव कर रही हो, पर वो जो स्लीव है उससे तेज मूव कर रही हो, तो टेंशन के बिना भी मतलब वो लग सकता है रिलेटिव एक्सीलरेशन। हाँ हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए यहाँ से फोर्स होना चाहिए ना। सर पर वो वाले केस तो उसके पॉसिबल लिए है, आपको मतलब अगर हम यहाँ यूं पे सोचें बड़ा डब्बा लगाना पड़ेगा। सर तो वैसा ऐसा केस कुछ डब्बा लगाना पड़ेगा ना। फिर वैसा केस पॉसिबल हो सकता है ना, मतलब मुझे उसमें ही कंफ्यूजन था, इस क्वेश्चन में वही कंफ्यूजन था कि स्लीव का वो कैसे कंसिडर करें। नहीं नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल निकुंज, ठीक है, बट तुमको यहाँ पे भारी डब्बा लगाना पड़ेगा ताकि ये रस्सी को खींच रहा हो। तो अब इस केस में रस्सी का एक्सीलरेशन नीचे हो गया, और Yes, तुम बोल रहे हो कि फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है। सर फ्रिक्शन नहीं है, नहीं होगा तो भी मतलब। फ्रिक्शन नहीं है तो स्लीव फ्री फॉल करेगी। हाँ सर। हाँ, तो हो सकता है कि रोप का एक्सीलरेशन 5 आ जाए, स्लीव फ्री फॉल कर रही है 10 आ जाए, तो रिलेटिव में 5 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा यहाँ पे भारी डब्बा होना चाहिए। अच्छा बना दो, मैं तुम्हारा केस बना देता हूँ। अपने को चाहिए 5, तो 100 20, 100 माइनस 20 80/12, नहीं बैठ रहा है 5 ना, कितना आ रहा है ये 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है। कम करें 8 kg, 8 माइनस 20 60 अपॉन 10, 6 जा रहा है, और कम करो 7.5 kg, 7.5 माइनस 2 75 माइनस 2 55 अपॉन 9.5, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे एक्सीलरेशन रोप का 5 आ जाए, ओके सर। है ना। फिर स्लीव को फ्री फॉल करवा दो, ठीक है, स्लीव पे फ्रिक्शन नहीं है तो, है ना। यस। हाँ, लेकिन वो फिर सिचुएशन अलग हो जाती है ना, यहाँ पे इधर कोई डब्बा था ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, 6 किया तो था अपन ने, इसका एक्सीलरेशन है 15 आई कैप इधर, और प्लस 15 जे कैप लिखा है, क्या ऊपर जा रहा है ये? यस सर।
तो ये सर 15 ऊपर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी नॉर्मल पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। नॉर्मल वर्टिकल से 37 बना रहे हैं, तो नॉर्मल पे कंपोनेंट हो ना, ये नॉर्मल एक्सिस है, ए ब्लॉक का सारे वेलोसिटीज का नॉर्मल एक्सिस पे कंपोनेंट लीजिए। तो ये 37, ये 53, तो यहाँ पे आ रहा है 15 cos 53, इधर आ रहा है 15 cos 37, तो cos 37 ज्यादा है, तो ये हो गया 15, 4, 5, 3, 5, 1, 5, 3। तो नॉर्मल एक्सिस पे ए का नेट में एक्सीलरेशन है 3 ऊपर की तरफ, तो बी का भी नॉर्मल एक्सिस पे एक्सीलरेशन होना चाहिए 3 ऊपर की तरफ, यानी बी नेट में इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये एंगल हो गया 53, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी cos 53 इज इक्वल टू 3, 3, 5, एक्सीलरेशन ऑफ बी आ रहा है 5 माइनस आई कैप में, ये है क्या आंसर? यस सर यही है। समझ गए बच्चों? जिसका डाउट था ये वही तो है जो गोले वाला सवाल किया था, वैसा ही सिलेंडर वाला। ये सब है वो ऊपर जा रहा है ना, इसलिए मैं सोचा कि मूव कैसे करेगा ऊपर जा रहा है तो। क्या वो तो ये इधर जा रहा है ऐसे ना, कुछ ये इधर जा रहा है, तो इसका नॉर्मल ज्यादा होगा, नॉर्मल ज्यादा है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर ले जा रहा है, बहुत तेजी से ही जा रहा होगा, बहुत तेजी से ही जा रहा होगा ना, तो फिर ए को ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करेगा बी पे। समझे संदीप? ये सर समझ गए सर, मैंने वो छोटे ब्लॉक की वजह से बड़े ब्लॉक का मूवमेंट समझा था ना, इसलिए नहीं आ रहा था। आ जाओ, अब फिफ्थ वाले में आ जाओ बनाते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ वाला सवाल है, इसको आप एफ से खींच रहे हो। आई जेई में आया हुआ है 2000 में ये सवाल। बताओ किसका डाउट है, वहीं चालू करो, एफपीटी बनाने का ही बस इंपॉर्टेंट है काम, एफपीटी बन जाएगा तो सब हो जाएगा। ग्राउंड स्मूथ है, मासेस दिए m1 का 20, इसका 5, इसका 50, यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे है 0.3 फ्रिक्शन, यहाँ पे है 0.3 फ्रिक्शन। ठीक है, चलो कैपिटल एम का फोर्स सबके बना देते हैं। m1 का एफपीटी क्या होगा? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, कैपिटल एम को आगे खींच रहे हो तो कैपिटल एम आगे जाएगा, तो इनके बीच का फ्रिक्शन कैपिटल एम पे पीछे लगेगा, स्मॉल m1 पे आगे, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड कैपिटल एम और एक टेंशन पीछे। ये हो गया m1 का एफपीटी। m2 का एफपीटी क्या होगा? mg नीचे 50, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर, टेंशन आगे, फ्रिक्शन बाय ग्राउंड पीछे, और कैपिटल एम का एफपीटी क्या हो? mg नीचे 500, नॉर्मल बाय ग्राउंड ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स F। अब देखो इनके बीच का फ्रिक्शन इस पे पीछे, तो फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल m1 एंड कैपिटल M। ठीक है, आ जाओ, ये पुली m1 m का हिस्सा है, तो पुली पे एक टेंशन इधर है, एक टेंशन नीचे, तो ये पुली के टेंशन इस पे आ जाएंगे, एक टेंशन इधर, एक टेंशन नीचे। ये पुली भी इसी का हिस्सा है, तो इस पे एक टेंशन ऊपर, एक टेंशन लेफ्ट में, तो सेम इस पे आ जाएंगे, एक टेंशन ऊपर, एक टेंशन लेफ्ट में। और कोई फोर्स कैपिटल एम पे? ऊपर से नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल क्या है? स्मॉल m1 और कैपिटल M का, इस पे नॉर्मल ऊपर, तो इस पे नीचे लगेगा, तो एक नॉर्मल नीचे लगेगा स्मॉल m1 कैपिटल M के बीच में। और कोई फोर्स देखो, डन हो गया मेरे हिसाब से। देखो कंप्लीट एफपीटी,
समझ आया भानु? किसी चीज में डाउट है पूछो। नहीं सर। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट कर लोगे क्या? सर वहां पे मतलब इक्वेशन तो बना ली थी लेकिन अननोन ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं फिर, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसके फ्रिक्शन को नाम दिया F1 और ग्राउंड के फ्रिक्शन को नाम दिया F2 और आपको ऐसा गिवन है कि फ्रिक्शन स्मॉल m1 कैपिटल M इज इक्वल टू डबल ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता पड़ गई ना। देखो बेटा, ग्राउंड का फ्रिक्शन क्लियर है, यहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड है 50, फ्रिक्शन ग्राउंड हो जाएगा 0.3 इंटू 50 15। तो इनके बीच का फ्रिक्शन डबल है तो वो हो जाएगा 30। यस सर। सर लेकिन उसमें अब ऐसा नहीं इक्वेशन दिया है। बनाने सर उसमें ऐसा नहीं दिया भानु, कि तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आती है बेटा, कुछ करो ना उसका। आओ, ठीक है। अब तुम कुछ बोलते नहीं हो तो मेरे को समझ नहीं आता कहाँ पे क्या बताना है। इसका इक्वेशन क्या होगा? 30 माइनस टेंशन इक्वल टू स्मॉल m1 कितना है 20a, है ना। अब ये वाला फ्रिक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, यानी ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम है बेटा, a। तो मैंने इसके एफबीडी में a माना है, इसके भी एफबीडी में a माना है। और इसका इक्वेशन क्या होगा? टेंशन कट गए, ये वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा f माइनस 30 इक्वल टू 50a। समझ गए दोनों इक्वेशन? सर फ्रिक्शन कम भी लग सकता है ना। कौन सा फ्रिक्शन? सर जो वो बड़े m वाले ब्लॉक और छोटे वाले ब्लॉक के बीच में लग रहा है। यस सर। सर वो जरूरी तो नहीं कि सर पूरा ही लग जाए। हाँ, तो पूरा कहाँ लगा है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल m कैपिटल M की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो बेटा, वो आ रही है 60। तो 60 तो लगाए नहीं, आपको ये पता है ग्राउंड का फ्रिक्शन पूरा लगेगा। यस सर। क्योंकि ग्राउंड पे तो घसीट रहा है इंटू, यस और इसका फ्रिक्शन दे दिया इसके डबल है, तो Yes, ये sir. 15 है तो ये 30 है। यस सर। अब इसका एफबीडी क्या होगा? टेंशन माइनस 15 इक्वल टू 5a1। इसका एक्सीलरेशन कुछ अलग होगा a1। अब a1 कैसे निकालोगे बेटा बताओ? कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा a1 और a में। तो ये पूरा सिस्टम इसमें तो सेम ही आ रहा है यार, सेम ही आ रहा है कंस्ट्रेंट। चलो देखो इधर आओ, ये चारों टेंशन इस पे 0 हो गए, तो टेंशन का वर्धन इस पे बोलो। सर इस पे 0 होगा। वेरी गुड। टेंशन का वर्धन इस पे बोलो। सर इसको मतलब पीछे एक्ट कर रहा है इस पे टेंशन। माइनस TA। यस सर। टेंशन का वर्धन इस पे बोलो। सर प्लस टी है। प्लस TA1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके A1 इक्वल टू A आ रहा है, यानी ये भी है। तीन इक्वेशन सॉल्व कर लेना, तीन वेरिएबल है देखो। यस सर। सर इसमें कैपिटल M का हमने एक्सेलरेशन इक्वल क्यों कंसीडर करा है M1 के? क्योंकि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना बेटा, वो मैक्सिमम से छोटा है। अच्छा ठीक है। तो मैक्सिमम से छोटा है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। यस सर। इसीलिए साथ साथ माना है। सर अगर ग्राउंड वाले जो ब्लॉक है सर उसका फ्रिक्शन अपन क्या कहते हैं टोटल नहीं माने।
नहीं, ग्राउंड वाले ब्लॉक का तो फ्रिक्शन पूरा लगेगा ना, क्योंकि ये तो घसीटेगा ना ग्राउंड पे, पक्की बात। यस इसलिए तो फाइनली इक्वेशन बहुत आसान बन गई बेटा। देखो यस एफबीडी अच्छे से बनाना था, फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी उसने अपने आप, आपका काम बहुत इजी हो गया। थैंक यू सर मुझे भी एक क्वेश्चन में डाउट था सर। हाँ हाँ पूछो। सर वो क्वेश्चन ऐसा है कि समझिए हमारे पास एक ट्यूब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉल्स हैं, आप उसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ही मान लीजिए, और फिर एक हमारे पास एक रॉड रखा है वो दोनों वॉल्स के बीच में। वो अपन अब यार अभी 2 ब्लॉक सिस्टम कर लेते हैं थोड़ा, यस सर। है ना सिद्धांत, सर, वो वो अलग सर, से फिर S2 सवाल का जो समझने second- में टाइम चला जाएगा। सर S2 का आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी सर। H2 का सेकंड क्वेश्चन क्या? सर उसमें ये पूछना था कि जैसे ऐसे जो काइनेमेटिक्स, जिसमें सिंपल वो पूछा था ना, काइनेमेटिक्स वाले सवाल होते हैं, तो इसमें सूडो फोर्स लाने की जगह दोनों बॉक्सेस पे अलग अलग फोर्सेस लिख के दोनों रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम सूडो फोर्स लगा दो, आसान हो जाएगा इस सवाल। नहीं सर, इस सवाल में नहीं, ऐसे और भी सवाल थे ना, तो उसके लिए पूछा था। ऐसे जनरली अगर दोनों का अलग अलग निकाल के करे तो कर सकते ऐसे। आ जाओ, डायरेक्ट 3 ब्लॉक सिस्टम करें, HCV वाला कर ले क्या सवाल, 3 ब्लॉक वाला? आपकी अभी क्लास है क्या वापस कुछ? हाँ हाँ सर। सर 1:20 से है। तो वो क्या करें फिर? चलो थोड़ी सी बातचीत तो कर लेते हैं, आ जाओ। अभी अपन मान लेते हैं ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है, ये दो सिस्टम है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले डब्बे का एफपीटी क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन आगे होगा, स्मॉल mg नीचे, नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी ऊपर। अब देखो बच्चों, हमेशा ना नॉर्मल किस किस के बीच का वो जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो इतने सारे नॉर्मल हो जाते हैं तो फ्रिक्शन में कौन सा नॉर्मल आएगा उसमें कंफ्यूज हो जाते बच्चे। ठीक है, एक बार अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं नॉर्मल। आपने फोर्स लगाया तो कैपिटल एम चला, अब इनके बीच में फ्रिक्शन की इंटरलॉकिंग है, तो वो इंटरलॉकिंग चाहती है कि ये दोनों साथ साथ चले। कभी भी दो ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन होता है, तो दो ब्लॉक के फ्रिक्शन बीच का जो होता है वो चाहता है कि ये दोनों साथ साथ चले, तो ये फ्रिक्शन पूरी जान लगा देता है अपनी इन दोनों को साथ साथ चलाए रखने के लिए, ठीक है। जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो जब आप एफबीडी बनाओगे तो कैपिटल एम को क्योंकि आप आगे खींच रहे हो तो कैपिटल एम पे फ्रिक्शन पीछे, एक्शन रिएक्शन से स्मॉल एम पे फ्रिक्शन आगे आ जाता है, ठीक है। इफ बोथ मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो पहला पॉइंट, आपका जो इनके बीच का फ्रिक्शन है वो स्टैटिक हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंटेलिजेंट होता है बच्चों, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी जरूरत है उतना लगता है, यानी अकॉर्डिंग टू नीड लगता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू एक रेंज में लाई करती है हमेशा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा रेंज में लाई करती है तो अपन ऐसे में कभी भी फ्रिक्शन की वैल्यू खुद से नहीं रखते, इसको फ्रिक्शन ही रहने देते। यहाँ तो पिछले केस जैसे सवाल खुद बता दिया कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, यहाँ तो कैलकुलेट करके फिर फ्रिक्शन निकालेंगे। और दूसरा, जब दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो क्या इसको एक ही बॉडी मान सकते हो क्या? यस सर।
तो एक्सीलरेशन डायरेक्ट आ गया F अपॉन m प्लस स्मॉल है, तो इसका एक्सीलरेशन आ गया डायरेक्ट, तो फ्रिक्शन ए भी आ गया स्मॉल m a स्मॉल m F अपॉन m प्लस स्मॉल m। देख इक्वेशन से सॉल्व करके खुद आ गया अपने आप फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है बच्चे लोग, ये इसकी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है, कम या फिर बराबर। जब तक ये कंडीशन वैलिड है तब तक ही दोनों साथ में जाएंगे, यानी ये है तो ये वैलिड, तो ये वैलिड, तो ये वैलिड। तो इससे देखो आप रिलेशन बनाओगे, नॉर्मल ए बी कितना हो गया बच्चों, नॉर्मल ए बी होगा स्मॉल एम, स्मॉल एम कर गया, तो फोर्स होना चाहिए लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी इनटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इससे छोटा या बराबर होगा फोर्स, तब तक ही ये सारी कंडीशन वैलिड। ठीक है बच्चों। फिर अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो देखो ये फोर्स यहां पे रख दो, तो एक्सीलरेशन बचेगा म्यू एस जी। एक्सीलरेशन अगर म्यू जी से छोटा है तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे और फोर्स इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो इसके आगे की बात फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, चलो आप लोग ब्रेक ले लीजिए, आपका अगला लेक्चर है 15 मिनट में। थैंक यू सर। ओके, Thank you. थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, थैंक यू। बच्चों रेडी, ये ब्रेक चाहिए, 15 मिनट का ब्रेक कर लें। सिर्फ 5 मिनट सर। 5 मिनट, 1 मिनट। अजीत सर। नमस्ते सर। अजीत सर नमस्ते। अरे अजीत सर आपके पीछे से इतने सारे हो गए हमारी यहीं को। आप क्लास छोड़ दिया, अभी छोड़ोगे? बस छोड़ दी सर क्लास। अच्छा ठीक है, तो बच्चों आप जो है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, रेस्ट करके आओ, 10 मिनट बाद अपन कंटिन्यू करेंगे।